वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ 15 क्रिया विशेषण ये पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने विकारी शब्दों का यथावश्यकता अध्ययन किया। अब इस अध्याय में हम अविकारी शब्दों में से केवल क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इस अध्याय में हम अन्य कुछ अविकारी शब्दों को भी पढ़ेंगे। यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अविकारी शब्दों को ही अव्यव शब्द कहते हैं। अव्यव शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है, जिनमें से केवल क्रिया विशेषण शब्द ही अपने अध्ययन का क्षेत्र है। परिभाषा: जिन शब्दों के द्वारा क्रिया शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द अविकारी अर्थात अव्यव होते हैं। इन पर लिंग, वचन, काल तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण है कविता धीरे धीरे चलती है। किशोर तेज दौड़ता है। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे तथा तेज क्रमशः चलती और दौड़ता क्रिया शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपादन की जगह या स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कृपया आप ऊपर बैठिए, हम सब नीचे बैठेंगे, गोपाल वहाँ बैठेगा, सोहन यहाँ बैठेगा। इन चारों वाक्यों में गहरे छपे शब्द ऊपर, नीचे, वहाँ और यहाँ इन वाक्यों के क्रियापदों बैठिए, बैठेंगे, बैठेगा और बैठेगा की विशेषता प्रकट करते हैं। पहले वाक्य में बैठिए से पूर्व ऊपर शब्द न होता तो प्रश्न उठता कि कहाँ। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में नीचे शब्द क्रियापद से पूर्व न आता तो यही प्रश्न फिर उठता। तीसरे और चौथे वाक्य के लिए भी यही प्रश्न खड़े होते। इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण ही इन प्रश्नों के उत्तर हैं। अतः ये चारों शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया का समय प्रकट होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन कल गया, श्याम आज आएगा, तुम सब ये लेख अभी लिखो, रीता अपनी सहेली को कल पत्र लिखेगी। इन चारों वाक्यों में गहरे छपे शब्द क्रिया का समय निर्धारित करते हैं कि क्रिया कब हुई या कब होगी।
इस प्रकार के क्रियापद काल का बोध कराते हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब थोड़ा पढ़ो, आज तो बहुत खेल चुके, अब तनिक बैठ जाओ, कल फिर खूब खेल लेना। इन चारों वाक्यों में गहरे छपे शब्द संबंधित क्रिया पदों की मात्रा प्रकट करते हैं, अतः ये सभी शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया संपादन की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गोपाल गांव से पैदल आया है, मोहन तुम ध्यानपूर्वक चलो, अंधेरा है धीरे धीरे चलो, ढलान पर तेज दौड़ना ठीक नहीं है। इन चारों वाक्यों में आए गहरे छपे शब्द पैदल, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे तथा तेज क्रियाओं के संपादन की रीति का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। आज अपन इस कक्षा के अंदर इतना पढ़ेंगे, आगे वाली कक्षा के अंदर इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।